फ्रेंड्स, हम इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड कर चुके हैं। 2.5 घंटे का वीडियो है और ये इसका सेकंड पार्ट है, जो कि महत्वपूर्ण रचनाएं ट्रिक के साथ हम पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास नोट्स के रूप में पढ़ रहे हैं। और इससे पहले वाला पार्ट आ चुका है और अभी ये दूसरा पार्ट है उसी का, तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियोस सभी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। तो हम शुरू करते हैं। हम छायावादी चातुष्टय पढ़ रहे थे, कुछ टेक्निकल एरर आने की वजह से वो वीडियो रुक गया था, तो हम आज पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में उसे। तो हम जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचनाओं से शुरू करते हैं। इसमें है उर्वशी 1909 ईस्वी में, दूसरी है वन मिलन 1909 ईस्वी में, तीसरे प्रेम राज्य 1909 में, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बबरू बहान 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918 जिसे कि छायावाद का प्रयोगशाला कहा जाता है, आंसू 1925 जिसे वियोग विरह काव्य कहा जाता है, लहर 1933 और कामयानी 1935। आगे देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक सन 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात सन 1918 में प्रकाशित हुई, जो झरना में संकलित है। कौन सी? प्रथम प्रभात। ठीक है, जो छायावादी झरना में छायावादी रचना झरना में संकलित है। कौन सी है? प्रथम प्रभात। और जो सावन पंचक है वो पहले कहाँ पर प्रकाशित हुई थी? भारतेंदु पत्रिका में। इसके आगे है जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तककार रचना, जो है पुस्तक रूप में रचना है उर्वशी, जो कि एक चंपू काव्य है। इसके बाद है खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। और जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है किस रचना को? तो झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद के चित्राधार में इनकी ब्रज भाषा में रचित कविताएं संकलित है। जयशंकर प्रसाद के आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। कामयानी के सर्ग, जो कि क्रम के अनुसार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको देख लेते हैं। पहला है चिंता, दूसरा है आशा, तीसरा श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। अब इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर सकते हैं। चिंता ने आशा से श्रद्धा से किया काम, वासना को आई लज्जा, कर्म को हुई ईर्ष्या, ईड़ा को आया स्वप्न, संघर्ष और निर्वेद का, दर्शन को रहस्य में आया आनंद। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ ताकि आप ध्यान से सुन लें। चिंता ने आशा में श्रद्धा से किया काम, वासना को आई लज्जा, कर्म को हुई ईर्ष्या, ईड़ा को आया स्वप्न, संघर्ष और निर्वेद का, दर्शन को रहस्य में आया आनंद। तो इस तरीके से आपको 15 के 15 सर्ग क्रम के अनुसार याद हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद को हिंदी का मेघदूत भी कहते हैं। इसको तो जयशंकर प्रसाद को हिंदी का मेघदूत कहते हैं। खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। और आगे देखते हैं। पंत जी और निराला क्या है? तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। उनके जन्म वर्ष आदि देख लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ, मृत्यु 1937 में। माता इनकी मुन्नी देवी थी, पिता देवी प्रसाद, गुरु मोहिनी लाल, और उनका उपनाम जो था झारखंडी और कलाधर था। सुमित्रानंदन पंत के बारे में देख लेते हैं। उनका जन्म 1907 में, मृत्यु 1973 में। जन्म स्थान कोसानी अल्मोड़ा था उत्तराखंड में, और मृत्यु स्थान इलाहाबाद था। बाल्यावस्था का नाम गुसाई दत्त था। ये पूछ लिया जाता है इनका अवस्था का नाम। प्रथम रचना इनकी उपछ्वास है। आगे देख लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। तो इनका जन्म जो है 1899 में, इन्हें छायावाद में महेश कहा जाता है, और मृत्यु 1961 में। जन्म स्थल जो महिषादल मेदिनीपुर
मृत्यु स्थल इनका भी इलाहाबाद है। पिता का नाम राम साय त्रिपाठी था, पत्नी का नाम मनोरमा देवी था, पुत्री का नाम सरोज था। इस पे इन्होंने एक सरोज स्मृति रचना लिखी है। आगे देख लेते हैं महादेवी वर्मा, जिसको कि आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा, इनका जन्म 1907 में, मृत्यु 1987 में। जन्म स्थान फरुखाबाद, मृत्यु स्थान इलाहाबाद। पिता का नाम गोविंद प्रसाद। प्रिय प्रतीक जो है इनके दीपक और बादल है, ये पूछ लिए जाते हैं। इनका धर्म बौद्ध धर्म से प्रभावित रहस्यवाद है, जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। आगे हम पंथ के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले ये पढ़ लेते हैं एक बार। पंत जी निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। पंत जी ने निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना है, क्योंकि कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वप्रथम शोक ग्रंथ माना जाता है। और पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। पंत जी मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। आगे है महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। महादेवी वर्मा ने ऋग्वेद के मंत्रों का संकलन किया, जो कि 1984 में प्रकाशित हुआ। यामा काव्य संग्रह पर 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आगे हम पढ़ लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य इसमें कि प्रसाद के नाटकों पर बांग्ला नाटककार द्विजेंद्र काल राय तथा अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटकों की सर्वाधिक प्रभाव है। ध्रुव स्वामी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। इसमें अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। प्रसाद के नाटकों के प्रमुख संवाद, गीत एवं कथन जो हैं वो देख लेते हैं। प्रसाद के नाटकों पर बांग्ला नाटककार द्विजेंद्र काल राय तथा अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटकों का सर्वाधिक प्रभाव है। ध्रुव स्वामी नाटक पुनर्विवाह की समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। इसमें अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। प्रसाद के जो नाटक है उनके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। स्कंदगुप्त में पुरुष पात्रों में पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भटार्क, बंधु वर्मा, महादंड नायक, पूरगुप्त और कुमारगुप्त हैं। उसके बाद स्त्री पात्रों में अनंत देवी, देवसेना और विजया हैं। नाटक चंद्रगुप्त में पुरुष पात्रों में हैं चंद्रगुप्त, चाणक्य, सटार्क, सिंहरण, आम्बेक, राक्षस, पर्वतक और पर्वतेश्वर है इसका नाम, और सिल्यूकस। स्त्री पात्रों में है कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका और सुवासनी। ध्रुव स्वामी नाटक में पुरुष पात्रों में चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी और ध्रुव स्वामी स्त्री पात्रों में, उसमें कोमा भी हैं। आगे बढ़ लेते हैं। आधुनिक काल एक नज़र में, जो कि कब शुरू होता है, संवत 1900 से अब तक का काल माना जाता है। तो भारतेंदु के युग के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ हुई 1850 से शुरुआत 1850 से 1900 तक के युग को भारतेंदु युग माना जाता है। इनकी जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं वो है राष्ट्रीयता की भावना, भक्ति भावना, सामाजिक चेतना, श्रृंगारिकता, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग्य, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे है इनकी रचनाएं देख लेते हैं साथ में। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी उपाधि है, हरिश्चंद्र की उपाधि है प्रेम फुलबारी। और भारत दुर्दशा इनका नाटक है और इनकी रचनाएं हैं। देवनागरी नाटक है। और भारतेंदु युग के जो श्रीधर पाठक भी है, भारत उद्यान, भारत प्रशंसा और कश्मीर सुषमा, इनके रचनाएं हैं। आगे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का सामान्य परिचय हम देख लेते हैं। जन्म 1850, जन्म स्थान जो है काशी है, मृत्यु 1885 में हुई थी। 1855 नहीं है, 85 है, 85 की 35 वर्ष की अल्पायु में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का नाम जो है गोपाल चंद्र गिरधरदास है। गुरु इनके सितारे हिंद है। उपनाम इनका रसा उपनाम से उर्दू में रचनाएं करते थे। कुल रचना इनकी 175 और 70 काव्य रचनाएं हैं। ये कवि, निबंधकार और नाटककार थे। आगे देख लेते हैं। भारतेंदु काल में विभिन्न युग जो थे, रामचंद्र शुक्ल का समय है, इन्होंने नई धारा प्रथम उत्थान इसको भारतेंदु युग को नाम दिया। रामकुमार वर्मा ने, इनका समय ये है 1870 से 1900 को आधुनिक काल नाम दिया। रामचंद्र शुक्ल ने 1868 से 1893 को नई धारा प्रथम उत्थान नाम दिया। रामकुमार वर्मा ने 1870 से 1900 को आधुनिक काल नाम दिया। मिश्र बंधु ने
1869 से 1888 को वर्तमान काल नाम दिया। रामविलास शर्मा ने 1857 से 1900 को नवजागरण काल सर्वमान्य काल नाम दिया। भारतेंदु युगीन से पूर्व ब्रज भाषा में रचित जो श्रृंगारिक रचनाएं थी वो देख लेते हैं। सेवक की, नक्सिक, सरदार कवि की षड्ऋतु साहित्य सरसी श्रृंगार संग्रह, चंद्रशेखर वाजपेयी की नक्सिक और हमीर हक 1845 में। भारतेंदु मंडल के कवियों के कालानुक्रम देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका समय ये कम गलत दिया है, इनका 1850 से 1885 है समय। 1850 से 1885 समय काल है इनका। बद्री नायक चौधरी प्रेमघन, इनका 1855 से 1923। प्रताप नारायण 1856 से 1984 बेलगांव उन्नाव में। जगमोहन सिंह 1857 से 1899। विजय राघव MP में। अंबिका दत्त व्यास 58 से 1900। राधा कृष्ण दास 1865 से 1900। नवनीत चतुर्वेदी 1868 से 1911। आगे देख लेते हैं भारतेंदु के प्रमुख सत्सईकार जो है भारतेंदु के। अंबिका व्यास ने सुकवि सत्सई लिखी, हरिऔध ने कृष्ण शतक लिखी, योगी हरि ने वीर सत्सई लिखी, गुलाब सिंह ने प्रेम सत्सई लिखी। आगे है प्रयोग हिंदी साहित्य की तरफ से 1200 रुपये इनाम वीर सत्सई पर योगी हरि को मिला था। प्रयाग हिंदी साहित्य की तरफ से किसको 1200 रुपये का इनाम मिला था, वीर सत्सई को, जो कि योगी हरि की रचना सत्सई है। इसके बाद है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जिनका जन्मकाल 1855 से 1923 है। इनकी रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, उसके बाद है आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु और वर्षा विनोद जो भारतेंदु की रचना है। लालित्य लहरी, ब्रजचंद पंचक, सूर्य श्लोक, इनकी ट्रिक भी आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। विशेष एक ही वर्षा की आवृत्ति 2 बार, जैसे जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श आदि। ये आप इस ट्रिक से इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894। इनकी है प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्त्यांतम, श्रृंगार विलास, हरगंगा। इसमें प्रेम मन में प्रताप नारायण के श्रृंगार करे हर, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और एक चीज़ आप याद रखते कि भारतेंदु युग के जितने भी कवि थे उन सभी की आयु मतलब कमी वर्ष तक वो सब चाहिए थे। तो जितने भी भारतेंदु युग के रचनाकार हैं उनकी ज़्यादातर की जो मृत्यु है अल्पकाल में ही हो गई थी। तो आप ये देख सकते हैं। आगे हम ठाकुर जगमोहन सिंह के बारे में पढ़ते हैं। 1857 से 1899 इनका जन्मकाल है और मृत्युकाल। इसके बाद प्रेम संपत्ति लता 1885 में, श्यामलता 1885, श्यामा सरोजनी 1886, देवयानी 1886। प्रेम श्याम से ठाकुर, श्यामा दीवानी, जन को मोहने वाला। इस रचना ट्रिक से आप याद कर सकते हैं इनकी रचनाएं। आगे हैं अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900 इनका रचना काल है। आगे हैं पावस 50 1886 ईस्वी, सुकवि सत्सई 1887, हो रे 1891। अंबिका पावस सुकवि हो री करके याद कर सकते हैं। राधा कृष्ण दास 1865 से 1907 द्वितीय भारतेंदु के नाम से इन्हें जाना जाता है। उन्होंने लिखी है भारत 12 मासा और देश दशा। राधा कृष्ण देख भारत देश की दशा, इस तरीके से इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। आगे है भारतेंदु युगीन जो प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह हैं उन्हें देख लेते हैं। तो दुर्गा दत्त व्यास की समस्या पूर्ति प्रकाश, अंबिका दत्त व्यास की है समस्या पूर्ति सर्वस्व, गोविंद गिल्ला भाई की समस्या पूर्ति प्रदीप, गंगाधर की हिज गंगा समस्या प्रकाश, नर्म देवेश्वर की प्रसाद सिंह की पंचरत्न। भारतेंदु युग में भाषा के विभिन्न पक्षधर थे। दुर्गा दत्त व्यास समस्या पूर्ति प्रकाश, ये हमने एक और देख लिया, इसे हम दोबारा देखेंगे। आगे पढ़ते हैं। ब्रज भाषा के पक्षधर जो थे वो थे प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण गोस्वामी। खड़ी बोली के पक्षधर थे श्रीधर पाठक और अयोध्या प्रसाद खत्री। वहीं भारतेंदु और विद्वानों के विचार जो थे पुनर्जागरण काल किसने कहा है, भारतेंदु युग को नगेंद्र ने। आधुनिक युग को गद्य काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आधुनिक युग कहा है रामचंद्र शुक्ल ने।
आगे 1900 से 1918 नगेंद्र ने जागरूक सुधार काल कहा द्विवेदी युग को। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान नई धारा द्वितीय उत्थान कहा 1893 से 1918 ईस्वी के काल को। आगे देखते हैं भारतेंदु 1850 से 1885 मौलिक नाटक इनके हैं। वेद सत्य है प्रेम दृश्य, ये इनकी ट्रिक है मौलिक नाटकों की, वो आप याद कर सकते हैं। हम देख लेते हैं वैदिक हिंसा हिंसा न भवती 1873, सत्य हरिश्चंद्र नाटक 1875, प्रेम जोगी 1875, विसस्य विस्मोदकम जो बहान है 1876, श्री चंद्रावली नाटक 1876 और भारत जननी 1873, भारत दूरदर्शन 1880, नाटा रासा का ये, अंधेर नगरी 1881, नील देवी 1881, गीति रूपक है, अंधेर नगरी प्रहासन है। आगे है सती प्रताप 1883, ये गीति रूपक है। आगे है भारतेंदु की रचना जो है वो आधुनिक ये इनकी अनुदित हैं और वो जो थी इनकी स्वयं की लिखी हुई रचनाएं थी और ये अनुदित रचनाएं हैं इनकी। स्वयं की लिखी हुई रचनाएं इनकी 9 हैं और अनुदित रचनाएं इनकी 8 हैं। तो देख लेते हैं विद्या सुंदर 1868, रत्नावली 1868, ये अनुदित रचनाएं हैं और वो मौलिक रचनाएं थी। क्या पाखंड विडंबन 1872, धनंजय विजय 1873, कर्पूर मंजरी 1875, मुद्रा राक्षस 1878, दुर्लभ बंधु 1880। आगे देख लेते हैं भारतेंदु के जो निबंध हैं उनकी ट्रिक के साथ। सब है जाति गोपाल की, सब कुछ बच मित्रता से याद रख सकते हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, बासे ब्रज भाषा की कविता, जासे जयदेव, में से मित्रता, मित्रता से सू से सूर्योदय। भारतेंदु के उपन्यास देख लेते हैं। हासा राम शीलवती सू, इसे आप याद रख सकते हैं। हाँ से हमीर हट, सा से सावित्री चरित्र, राम से रामलीला, शीलवती सीलवती, सू से सुलोचना। आगे पढ़ते हैं द्विवेदी युग, इसमें द्विवेदी युग पढ़ लेते हैं। उनका प्रमुख समय जो था 1900 से 1920 माना जाता है। उनकी प्रमुख प्रवृत्ति थी राष्ट्रीयता एवं मानवतावादी दृष्टिकोण, नीति और आदर्श, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग्य भी था और विभिन्न काव्य शैलियाँ थी, कथात्मकता और अयोध्या सिंहपाद हरिऔध के हैं। प्रिया प्रवास, वैदिक वनवास, चौथे चौथे इनकी रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त इनकी रचनाएं हैं। साकेत, यशोधरा और द्वापर। आगे और भी रचनाएं हम देख लेंगे इनकी। आगे द्विवेदी युग के जो कालक्रम के अनुसार कवि हैं उनको देख लेते हैं। नाथूराम शर्मा शंकर, इनका समय देख सकते हैं आप 1859 से 1932, श्रीधर पाठक 1860 से 1928, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938, अयोध्या सिंहपाद हरिऔध 1865, जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866 से 1932, राय देवी प्रसाद पुन 1868 से 1915, रामचरित उपाध्याय 1872 से 1938, सत्यनारायण कविरत्न 1880 से 1918, जया प्रसाद शुक्ल सने 1883 से 1972, मैथिली शरण गुप्त 1886 से 1984, 1964, रामदास त्रिपाठी 1891 से 1963, ठाकुर गोपाल शरण सिंह 1891 से 1960। आगे प्रसाद के नाटकों के जो प्रमुख संवाद हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो प्रसाद के नाटक प्रमुख संवाद एवं गीत कथन जो है चंद्रगुप्त नाटक से। पहला कथन है, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ के श्याम लाल कुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला, पहले हुए शैल श्रेणी, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप और भोले कृषक तथा सरल कृषक बालिकाएं, बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों से जीवित प्रतिमाएं हैं। यह सपनों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालन, यह प्रेम की रंगभूमि, भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। यह अन्य देशों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। ये कथन किसका? कार्नेलिया का कथन चंद्रगुप्त से है। आगे है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। ये कार्नेलिया किससे कहती है? सुवासनी से कहती है कार्नेलिया। आगे, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है।
या पलता है। तो ये चाणक्य का कथन है चंद्रगुप्त से। आगे है अरुणीय मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान चीज़ों को मिलता एक सहारा। ये कार्नेलिया का गीत है। हिमद्री तुंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये संवेद गायन है। अब स्कंद गुप्त नाटक से पढ़ लेते हैं। ये है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। ये स्कंद गुप्त का आत्मकथन है। आगे पंक्ति और कथन देख लेते हैं। बुद्ध के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी हैं। किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये किसने कहा है तुलसीदास के बारे में? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पृथ्वीराज को राजनीति का महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। किसने कहा है महाकाव्यात्मक त्रासदी? हरिवंश राय बच्चन ने। इसके बाद है कीर्तिलता को भ्रंग भ्रंगी संवाद के रूप में लिखा है। किसने? विद्यापति ने। अब भ्रंग भ्रंगी संवाद किसने कहा है कीर्तिलता को? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे है आदिकाल के अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग। किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पुष्पतंत्र की तुलना संस्कृत कवि माघ से की है। किसने? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी व्यास ने। प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है जैन आचार्य हेमचंद्र को। आगे तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि, जबकि स्थिर ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। स्मिथ ने, ये स्मिथ है, स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। तो तुलसीदास कलिकाल का वाल्मीकि नावादास ने कहा है और स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण, व्यागरण नहीं लोक जागरण कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति काल को हिंदी का जातीय कवि किसने कहा है? तुलसीदास को। भक्ति काल का जातीय कवि कहा जाता है तुलसीदास को। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, ये राम नाम का मरम्यान है। कबीरदास की पंक्ति है। संस्कृत है कूप जल, संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर, ये कबीरदास की पंक्ति है। ये संस्कृत होगा, संस्कृत नहीं है। राम नाम तत्सार, ये कबीर की है। पद्मावत के नागमती का वियोग खंड हिंदी की अमूल्य निधि है। नागमती वियोग खंड को हिंदी की अमूल्य निधि माना जाता है। आगे पढ़ लेते हैं हम क्षयवादी युग, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में। तो क्षयवादी युग में प्रमुख जो इनका समय है 1920 से 1936 माना जाता है। इसकी प्रवृत्ति है सौंदर्य चित्रण, श्रृंगार रस की प्रधानता, नारी भावना, स्वदेश प्रेम, प्रकृति प्रेम, सहानुभूति की प्रधानता और रहस्यवादी और नूतन प्रतीक व बिंब विधान। जयशंकर प्रसाद। झरना, आशुर लहर की रचनाएं हैं। स्मृतिरंजन पंत, युगवाणी, पल्लव और गुंजन की रचनाएं हैं। आगे हम देख लेते हैं प्रगतिवादी युग, इनके बारे में देख लेते हैं। प्रगतिवादी युग के बारे में इसका समय है 1936 से 1943। प्रमुख प्रवृत्तियां हैं शोषण का विरोध, नारी सम्मान की प्रतिष्ठा, शोषित के प्रति सहानुभूति, क्रांति का समर्थन, धर्म और ईश्वर का विरोध, मानव मूल्यों के नागार्जुन की रचनाएं हैं। नागार्जुन के इसके जो प्रमुख कवि हैं प्रगतिवाद के, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं फूल नहीं रंग बोलते हैं। आगे देख लेते हैं प्रयोगवादी युग, इनका समय है 1943 से 1953। प्रमुख प्रवृत्तियां हैं व्यक्तिवादी, अतिबौद्धिकता, उपमानों का प्रयोग, प्रतीकों की नवीनता और अज्ञा इसके प्रमुख कवि हैं। इनकी रचना आंगन के पार द्वार, हरिघास पर क्षण भर, केदारनाथ इसी के कवि है जिसकी रचना है जमीन पक रही है और बाग आदि। आगे देख लेते हैं हम नई कविता, ठीक है। इसका समय है 1953 से अब तक। इसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वह है बौद्धिकता, नवीनता, क्षणिकता, यथार्थवाद आदि। सर्वश्रेष्ठ दास सक्सेना इस युग के कवि हैं नई कविता के। और जो इनकी रचना है खूटियों पर टंगे लोग, एक सुनी नाव और कुंवर नारायण की रचना है चक्रव्यूह। आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय का है भोपाल मध्य प्रदेश में। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय है आगरा में। मध्य प्रदेश का पहला घोषित हिंदी साक्षर जिला है नरसिंहपुर। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी।
ये किसका कथन है? डॉक्टर कामिल बुल्के का। हिंदी का प्रथम अशुलिपि के जन्मदाता कौन है? राधे लाल द्विवेदी। आगे देख लेते हैं हम। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नौ नाथ कौन कौन से हैं, वो हम देख लेते हैं। तो इसकी ट्रिक से याद कर सकते। गोपी ना जचेगा बृहतरी मेरा कर्णधार। तो गोपी से जब गोपीनाथ, ना से नागनाथ, चा से चरपटनाथ, जा से जलेंद्रनाथ, गा से गहनीनाथ, बृहते हरि से बृहतरी, में से मतेंद्रनाथ, रा से रेवानाथ, कर्ण से कर्णिपानाथ। आगे हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोरक्ष सिद्धांत संग्रह जो नाथ पंथ का मूल ग्रंथ है, इसके अनुसार नौ नाथ कौन कौन से हैं? जालंधर भी कहाँ चले सकते हैं, गोरक्षनाथ नाम जग में। इस तरीके से याद रख सकते हैं। जालंधर से जालंधरनाथ, पी से भीमनाथ, चले से चरपटनाथ, सत्य से सत्यनाथ, ऐसे हरिश्चंद्र, गोरक्ष से गोरक्षनाथ, नाम से नागार्जुन, जग से जड़ भरत, में से मलयार्जुन। आगे पढ़ लेते हैं। नावादास की भक्तमाल के अनुसार रामानंद के जो 12 शिष्य हैं वो हमें याद करने हैं और इम्पोर्टेंट है, याद कर सकते ठीक से। 5 जाके सेंध रे और दूध पी, अनंत सुख ससुरा नर को भावे। वो पा से पद्मावती, सु से सुरसरी, कबीर, का से सेन, धा से धन्ना, रह से रैदास, पी से पीपा होगा, ये पीता नहीं है। अनंत से अनंदानंद, सुख से सुखानंद, सुरा से सुरसुरानंद और भावे से भावानंद। आगे है कृष्ण मार्गी नंद दास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो ट्रैक्स आप देख सकते हैं। ये इसमें रुक्मणी मंगल, रूप से रूप मंजरी, सिद्धांत पंचाध्यायी, श्याम संगाई, मान लीला, रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञात कर, ज्ञान मंजरी, विरह मंजरी, भागवत दशम स्कंद, मान मंजरी, दान लीला, अनेकार्थ माला। आगे देख लिए। हरि गीतिका छंद का बादशाह जो है मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। उपमा का बादशाह देव को कहा जाता है। विरोधाभास का बादशाह घनानंद को कहा जाता है। रूपकों का बादशाह तुलसीदास को, उत्प्रेक्षा का बादशाह जयसी को, श्लेष का बादशाह सेनापति को कहा जाता है। तो ये प्रिय अलंकार किसके कौन से हैं, इस तरीके से आपसे याद रख सकते हैं। आगे हैं प्रमुख कवि और लेखकों के उपनाम। आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को, अभिनव जयदेव विद्यापति को, हिंदी का प्रथम कवि सरफ्फा को, प्रथम सूफी कवि असायत को, जड़िया कवि नंददास को, वात्सल्य कवि सूरदास को, जातीय कवि तुलसीदास को, कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को, पुराने पथ का पथिक मतीराम, हिंदी नव जागरण का अग्रदूत भारतेंदु, हिंदी आधुनिकता का जनदाता भारतेंदु, नियम नारायण शर्मा मध्य प्रदेश MP दक्षिणा, कल्लू वाला है। तो ये आप देख सकते हैं ये क्या है, एक मिनट का पता नहीं। कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त को, आधुनिक कविता के सुमेरु जयशंकर प्रसाद को, कठिन गद्य का प्रेतज्ञ को, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को, बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई वृंदावन लाल वर्मा को, मुनि मार्के माइती रामचंद्र शुक्ल को, स्वच्छंदतावादी आलोचक नंदलाल वाजपेयी को, रसवादी नगेंद्र को, और मैथिली कोकिल विद्यापति को, फैंटेसी का कवि मुक्तिबोध को, कलम का सिपाही को, कलम का मजदूर प्रेमचंद को, भारत का मैक्सिक गोर्की प्रेमचंद को, गद्य पद्य का लेखक वियोगी हरि को, आधुनिक कबीर कहा जाता है नागार्जुन को, और जवादानी का दावा रखने वाला कहा जाता है घनानंद को। आगे देख लेते हैं जगदीश माथुर के नाटक। इनकी जो ट्रिक है ये आप इससे याद कर सकते। कोणार्क की सर्दियाँ पहल बदल कर दशरथ नंदन के रघुकुल में आ गई। तो कोणार्क 1951, सर्दियाँ 1951, पहला राजा 1969, दशरथ नंदन 1974, रघुकुल रीति 1984। आगे है करुण रस में सर्वश्रेष्ठ जो भभूति गौणी रीति में सर्वश्रेष्ठ है, ये एक कथन है और ये देख लेते हैं। भभूति की मालती ने महावीर को उत्तर दिया। जन्म स्थान इनका है दक्षिण भारत, पदमपुर विदर्भ देश। जन्म समय है 8वीं सदी का पूर्वार्ध। माता पिता है जातु कर्ण नीलकंठ, वास्तविक नाम श्रीकंठ, जाति ब्राह्मण, गोष्ठी में उस वक्त नाम से लिखे गए। इनके नाटक हैं मालती माधव 10 अंक का है, प्रकरण है, नाटक है, श्रृंगार रस प्रधान है। महावीर चरित में 7 अंक है, वीर गौणी और रीति है। उत्तर रामचरित में 7 अंक है, करुण रस प्रधान है, वैदर्भी रीति है। आगे देख लेते हैं रीति काल के कवि।
इनकी ठीक है क्रम के अनुसार है ये सब। तो बिहारी के चिंता से भूषणमती राम हुए, जसवंत बेनी मंडल कुलपति के घर गए। इससे आप याद कर सकते हैं। बिहारी 1660 विक्रमी संवत, चिंतामणि 1666 विक्रमी संवत, भूषण 1670 विक्रमी संवत, मोतीराम 1674 विक्रमी संवत, जसवंत सिंह 1683 विक्रमी संवत, बेनी प्रवीण 1700, मंडन 1716 विक्रमी संवत, कुलपति में 1727 विक्रमी संवत। आगे भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्य जो हैं, इससे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। पद्मावती, सुरसरी, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पीपा, अनंतदास, सुखानंद, सुरसुराना, नरहरियानंद और भावानंद। ठीक है। आगे है रचना और लेखक। केलीमाल के रचनाकार है हरिदास, केली माधुरी के माधवदास, सूरदास की गोपियाँ वागती वक्तृता, नंददास की गोपियाँ कैसी हैं, तर्कशील हैं, हरिवंश की गोपियाँ समाजसेवी हैं। और भाषा भूषण जो है ग्रंथ जसवंत सिंह का है, भाषा भूषण श्रीधर कवि का भी है। और भारती भूषण गिरधर का है, भारती भूषण आलोचना अर्जुन दास केडिया की है। आर्य सप्तशती गोवर्धन की है, गाथा सप्तशती कविहाल की है। विरह लीला गणानंद की है, विरह वारिस बोधा की है। निशा निमंत्रण बच्चन सिंह की है। मौन निमंत्रण पंत की रचना है। छप्पर जयप्रकाश कंदन की रचना है। झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। मुक्ति पर्व मोहन नैमिषराय की रचना है। जस तई भई सवेर सत्य प्रकाश की रचना है। आगे देख लेते हैं हम। अष्टछाप के कवि जन्मकाल के अनुसार, इनका ट्रिक से आप याद सकते हैं। कुंभ सूर्य परम कृष्ण गोचित चतुर नंद। इस तरीके से आप इन 8 कवियों को याद कर सकते हैं। तो कुंभन दास, इनका जन्मकाल देख ले। सूरदास, परमानंद दास, कृष्ण दास, गोविंद स्वामी, शिव स्वामी, चतुर्भुज नंददास। तो जो ऊपर के 4 कवि हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ठीक है। वल्लभाचार्य के नीचे के जो हैं ये विठलनाथ के शिष्य हैं। ठीक है। नीचे के 4 विठलनाथ के शिष्य हैं और ऊपर के 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। आगे हैं पंत कौशली अल्मोड़ा और उनके जो ग्रंथ हैं उनके रचना के अनुसार पंत की रचनाएं हम देख लेते हैं। उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव है ये और ये वीणा है। पल्लव है 1928, कुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्ण पुराण 1947, स्वर्ण धूलि 1947, उत्तरा 1948, अतिमा 1955, वाणी वीणा जो गई थी वाणी ही है 1957, कला और बूढ़ा चांद 1959, रश्मिगंधन 1959, चिदम्बरा और पतझड़ 1964, सत्यकाम लोकायतन 1964। आगे है प्रसाद के काव्य का जन्म 1890 से 1937। इसको याद कर लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं उर्वशी 1909, वनमिलन 1909, प्रेम 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बब्रूबहान 1911, कानून 1913, प्रेम पथिक 1913, करुणालय 1913, महाराणा का महक 1914, चरना 1918, आंसू 1933, कामिनी 1935। आगे है कहानी प्रथम शुरुआत जिससे हुई थी। प्रथम कहानी इंदुमती 1900, ब्लैक की चुड़ैल 1902, 11 वर्ष का समय 1903, दुलाई वाली 1907, राखी बंधुआई 1909। लेकिन पहली कहानी जिसे अब माना जाता है वो है एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव स्प्रे की। उसे आधुनिक शोध के अनुसार प्रथम कहानी माना जाता है। अगर ऑप्शन में एक टोकरी भर मिट्टी है तो वही हिंदी की पहली कहानी होगी। ठीक है। एक टोकरी भर मिट्टी। मैं इधर लिख देती हूँ। एक टोकरी भर मिट्टी, माधव राव स्प्रे की कहानी है ये, हिंदी की पहली कहानी। हरिवंश राय बच्चन, उनकी ठीक है, बच्चन को मधुर सबक दिशा ने दिया। तो मधुर से मधुरशाला
1935 मधुबाला 1936, मधु कलश 1937, ईशा नेमाकर 1938। आगे देख लेते हैं। भाषा बास धातु संस्कृत शब्द है, उनके अनुसार देख लेते हैं भारतीय विद्वानों के अनुसार भाषाओं के बारे में। तो पहला है भारतीय विद्वानों के अनुसार पतंजलि ने व्यक्तवाची वर्णा ये शता इनमें व्यक्तिवाचे जो वाणी व्यक्त की जा सके। कामता प्रसाद गुरु के भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के विचार आप समझ सकें। श्याम सुंदर दास की परिभाषा पहचान मनुष्य और मनुष्य के बीच दुआ इच्छा और द्वेष इच्छा और मति का आदान प्रदान की भाषा है। बाबू राम सक्सेना यूपी के प्रोफेसर, उनके अनुसार ध्वनि चिन्हों का विचार विनिमय यही भाषा है। सुकुमार सेन की अर्थवान कंठोदीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार देख लेते हैं। मैक्स मूलर की भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है, प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में। आज हेनरी स्वीट की परिभाषा है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। रोचे की अत्यंजना शब्द पहचान। इसके बाद है भाषा उत्पत्ति सिद्धांत। दिव्योत्पत्ति किसने मानी? प्राचीन धर्म ग्रंथ। संकेत डेविन थ्योरी हुई। संकेत एग्रीमेंट थ्योरी रूसो। रणन ये डिंग डोंग थ्योरी होगी, डिंग डोंग नहीं है। प्लेटो, हेस और मैक्स मूलर। इंगित गेस्चर थ्योरी डॉक्टर रे ने मानी है। धातु रूट थ्योरी हेज और मैक्स मूलर ने मानी है। श्रम ध्वनि ये हे हो ध्वनि जो न्योरे ने मानी है। संपर्क कॉन्टैक्ट थ्योरी जी रेवेंज ने मानी है और समन्वय हेनरी स्वीट ने मानी है। अब आगे हम भाषाओं के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं। इसमें संयोगात्मक भाषा प्रकृति के अनुसार जो है संयोगात्मक है। संस्कृत भाषा वियोगात्मक भाषा प्रकृति से अलग जो होती है उसमें आ जाती है हिंदी, बंगला, अंग्रेजी, बहरूपीय परिवार में जो हिंदी है वो हमारी कौन सी वियोगात्मक भाषा है, जबकि संस्कृत संयोगात्मक भाषा है। इसकी 10 शाखाएं जिन्हें ध्वनि के आधार पर सप्तम और केतु 2 वर्गों में बांटा जाता है। आगे है संसार में भाषा के 2 प्रकार हैं, वर्गीकरण है आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। तो आकृति मूलक वर्गीकरण रूप, व्याकरण, वाक्य सर्वप्रथम प्रोफेसर सेलेगिनी ने किया था। पारिवारिक वंश कुल के अनुसार पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर पद रचना, वाक्य, ध्वनि, अर्थ, शब्द, स्थानिक समीपता। तो वैदिक संस्कृत की विशेषता देख लेते हैं। धीरेन्द्र वर्मा ने, डॉक्टर उदय तिवारी और कपिल देव द्विवेदी ने वैदिक ध्वनि की संख्या 52 व्यंजन और 13 स्वर माने हैं। डॉक्टर हरदेव भारी ने स्वरों की संख्या 14 मानी। वैदिक संस्कृत श्लिष्ट योगात्मक है। इसमें 3 लिंग, 3 वाच्य, 8 विभक्तियों का प्रयोग, 4 समास, अवयवी भाव द्विगु नहीं है इसमें, अवयवी भाव द्विगु इसमें नहीं है। 4 काल में लट, वर्तमान, लिट, परोक्ष या संपन्न, अंग संपन्न और लिंग ये सामान्य भूत काल है। क्रिया 10 काल व भावभेद को ही लकार कहते हैं। लौकिक संस्कृत में पाणिनि की अष्टाध्यायी में वर्णन 48 ध्वनियाँ शेष, लाल, ये, जीहा, मूल्य व धमनीय ध्वनि लुप्त हैं। भारतीय आर्य भाषाओं का समय देख लेते हैं। वैदिक संस्कृत 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, पाली प्रथम प्राकृत 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, प्राकृत द्वितीय प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व, अपभ्रंश तृतीय प्राकृत 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। आधुनिक भारतीय भाषा 1000 से अब तक मानी जाती है। अपभ्रंश के भेद देख लेते हैं। नामी साधु ने अपभ्रंश के 3 भेद किए, उपनागर, अधीर और ग्राम्या। वही मार्तंड ने भी 3 भेद किए हैं, नागर, उपनागर और प्राचर। याकोबी ने 4 भेद किए हैं, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी। तगारे ने 3 भेद किए, पूर्व, पश्चिमी और दक्षिणी। अपभ्रंश और उनकी आधुनिक भाषाएं देख लेते हैं। सौर सैनी से जो निकली है मध्यवर्ती, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। महाराष्ट्री, दक्षिणी इसमें मराठी, प्राचड़ में पैसाची, पश्चिम उत्तरी, सिंधी, लहंदा और पंजाबी।
ज़रूरी बातें भी कुछ देख लेते हैं हम। अपभ्रंश आर्य भाषा व आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी कहा जाता है अपभ्रंश को। आभट्ट शब्द का प्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर में ज्योतिश्वर ठाकुर का ग्रंथ है इसमें मिलता है और ये एक मैथिली ग्रंथ है। इसके बाद अपभ्रंश का परिवर्तित रूप अभट्ट में मिलता है। कच्चायन ने 8 स्वर 33 व्यंजन माने हैं। मोगलान ने 10 स्वर और 33 व्यंजन मांग रहे हैं मोगलान के व्याकरण ग्रंथ में। कच्चायन के व्याकरण ग्रंथ में 8 स्वर और 33 व्यंजन हैं। मोगलान के व्याकरण ग्रंथ में 10 स्वर और 33 व्यंजन हैं। इसमें 3 लिंग 3 वाच्य 2 वचन हलंत रहित 6 कारक 8 लकार 4 काल 4 भाव 8 गण युक्त भाषाएं हैं। वहीं अपभ्रंश का प्रथम स्रोत वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। इसमें उसने अपने पिता गुहासेन को संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। आगे देख लेते हैं। तो ये इतना ही था आज के लिए, इतना ही। धन्यवाद। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले पहुंच जाएं और चैनल भी थोड़ा प्रमोट हो जाए तो और अच्छी वीडियोस आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।